नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं आदित्य सत्संगी जी फ्रॉम सतोलॉजी यूट्यूब चैनल। बहुत इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ है। अचानक से जिस तरीके से अटैक हुआ वेनेजुएला के ऊपर, मदुरो को किडनैप ही बोलूंगी मैं, किडनैप कर लिया गया उनके परिवार समेत। ऐसा लग रहा है कि 20 साल बाद द हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। सद्दाम हुसैन या गद्दाफी, उसी का रिपीटेशन दिख रहा है। एंड प्रॉब्ली द रीजन विल बी गिवन समथिंग लाइक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिस तरीके से पीछे किया गया। अब इस बार ड्रग्स का बहाना बनाया जा रहा है। बट बहुत सारी इंटरेस्टिंग बैकवर्ड फॉरवर्ड चीजें हैं जो हमें समझनी जरूरी है। भारत के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेटनिंग साइन है। आदि भाई, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो जी। नमस्कार, आपको आपके दर्शकों को प्रणाम और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। आदि भाई, कहा जा रहा है, मैं इसको थोड़ा पीछे लेकर जाऊंगी, कि ये जो वेनेजुएला में हुआ, इसके जो कनेक्शंस हैं, दिस गोज बैक टू हेनरी किसिंजर्स डील विद सऊदी अरेबिया। व्हाट एग्जैक्टली इट इज जी। देखिए, ये जो सबको अमेरिका को भी मालूम है कि उसकी रिजर्व करेंसी स्टेटस 2025 में 10% और भी नीचे गई है। इट्स द लोएस्ट सिंस द रिजर्व करेंसी वाज क्रिएटेड इन 1973 आफ्टर द ऑयल डील जिसके आपने रेफरेंस लिया। उसके बाद से पेट्रो डॉलर क्रिएट हुआ था और उसके बाद से अब तक इट्स द लोएस्ट नाउ डॉलर की वैल्यू। और वो डील क्या था सऊदी के साथ कि जो भी आपसे तेल खरीदेगा डॉलर में खरीदेगा, ये डील था। इसी को बोलते हैं, इसके बेसिस पे डॉलर की वैल्यू बनी थी। और उसके बाद से यूएस ने डॉलर को फ्री से प्रिंट करना शुरू कर दिया क्योंकि पूरी दुनिया उसको यूज कर रही थी। नाउ अब डॉलर की जो यूसेज है 43% आ गई है। तो यूएस का स्ट्रेटेजी ये है कि वो दुनिया का एकमात्र ऑयल प्रोड्यूसर बन जाए। तो सभी लोग ऑयल खरीदेंगे यूएस से, तो जिसको ऑयल चाहिए वो यूएस से खरीदेगा। तो मतलब रशिया का इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा, सऊदी का खत्म हो जाएगा। जैसे आज ही सऊदी ने थ्रेटन किया कि वो 90% रिड्यूस करेंगे ऑयल, आज थ्रेटन किया, प्रोडक्शन डिक्रीज करेंगे। तो ये एक्चुअली वो डील है। तो नाउ यूएस प्रैक्टिकली होल्ड्स 50% ऑफ ऑयल रिजर्व्स ऑफ वर्ल्ड। 50%, मतलब चीन को भी अमेरिका से खरीदना पड़ेगा या भारत को भी खरीदना पड़ेगा या बाकी दूसरे देशों को भी खरीदना पड़ेगा। तो व्हेन दैट हैपेंस तो डॉलर का सर्कुलेशन फिर बढ़ जाएगा, मतलब सभी को डॉलर्स रखने पड़ेंगे उस समय। तो डी डॉलराइजेशन को बचाने की ये टेक्निक है, अमेरिकन इकोनॉमी को बचाने की टेक्निक है। तो वेनेजुएला के पास 305 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल है। 305 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, मतलब इतना ऑयल है कि अगले 100 साल तक अमेरिका निकाल सकता है, पूरी दुनिया को सप्लाई कर सकता है। तो वेनेजुएला में ये ड्रग का भी अभी आप चार्जशीट ही देखिए ना, आज की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस चार्ज, अभी तो मदुरो न्यूयॉर्क की जेल में प्रोड्यूस किया गया था। चार्जशीट में क्या लिखा है, पैम बॉन्डी ने, अमेरिकन अटॉर्नी जनरल ने, उसने लिखा है कि मशीन, अब फॉरेन का एक प्रेसिडेंट है जो कभी अमेरिका रहा नहीं, उस पे अमेरिका का कौन सा लॉ आप लगा सकते हो? ठीक है, तो जो लॉ उसके ऊपर जिसके चार्जशीट कर सकते हैं वो है मशीन गन पोजेशन। अब वो तो वेनेजुएला में पजेस कर रहा है, अमेरिका में तो पजेस किया नहीं। इनके पास चार्ज लगाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो इट्स ए इलीगल ऑपरेशन बाय अमेरिकन लॉ। किसी फॉरेन, अभी कोई भारत से पकड़ के लाओ, अब भारत से बोलो कि आप भारत में इंडियन आर्मी के लिए काम करते थे, अरे वो तो मशीन गन चलाएगा ही। ये इस तरह का, इससे टोटली फेक जॉब, मतलब बोलते हैं कि इंटरनेशनल बेशर्मी है ये एक तरीके से। कोई बोलने वाला नहीं है। ट्रम्प का स्टेटमेंट आया, पुतिन का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं? झक मार रही है। यूएन कोई कहाँ चलेगा। है? आपको ही समझ में, देखिए, नहीं, हम इंटरनेशनल तो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं कुछ कर ही नहीं सकती। क्या करेंगे? कंडेम करेंगे। जैसे हम लोग सुनते थे भारतीय पॉलिटिशियन से, हमें खेद है, रुकावट में खेद है, हम देखते रहेंगे, हम देखेंगे, हम देखते रहेंगे, हम देख रहे थे। उस तरह का ही हो जाता है इंटरनेशनल, मतलब जिसके पास लाठी उसी की भैंस, यही इंटरनेशनल लॉ है। तो इनका प्लान तो तभी शुरू हो गया था जब इनकी ऑपोजिशन लीडर को नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। द आई डोंट हैव वर्ड्स, बट मतलब मेरे मुंह से उल्टे सीधे वर्ड्स निकलने वाले थे जब उन मैडम को, जिनका नाम है मारिया कोरिनो मचाडो,
उनको जब नोबेल पीस एंड शी वाज सेलिब्रेटिंग बाय द वे अटैक ऑन हर ओन कंट्री, शी वाज सेलिब्रेटिंग दैट, वीडियोस वायरल है। तो ये मैडम को जब नोबेल पीस प्राइज गया, इसका मतलब कि वहीं से प्लान शुरू था या इससे पहले से ही इन्होंने कैलकुलेशंस कर ली थी? जॉर्ज बुश के समय से ये जो लेडी है कोरिना मकादो, मकादो बोलते हैं अमेरिका में, ये मकादो जो है ये इसको सीआईए ने जॉर्ज बुश के समय से इसको कल्टीवेट किया है। ओके, अमेरिका बहुत लंबे समय से इस प्रोजेक्ट पे है। उसको इसके बारे में डिस्कशन जॉर्ज बुश के टाइम पे भी हुआ था, ओबामा के टाइम पे भी हुआ था, बिल क्लिंटन के टाइम में भी हुआ था। उनको मालूम था कि जिस दिन मिडिल ईस्ट बिकम्स अनस्टेबल फॉर अमेरिकन ऑयल सप्लाई दे विल डू दिस। अब उसकी औकात देखिए कि मकादो को ट्रम्प ने बोल दिया शी कैन नॉट बी द प्रेसिडेंट, बोल दिया ऑलरेडी। अब उसकी जगह डेल्सी रोड्रिगेज बनी है प्रेसिडेंट, स्वॉर्न इन हो गई है। और ये पूरा जो इंसिडेंट है ये कू है, ये अमेरिकन इंटेलिजेंस एंड इसके बॉडीगार्ड्स एंड चाइना कोऑपरेटेड इन कैप्चरिंग ऑफ मदुरो। चाइनीज इसको 3 घंटा पहले मिले थे उसी जगह पे, तो सबको कंफर्म हो गया कि यहीं पर है। पैलेस के किसी भी गार्ड ने अपोज नहीं किया, कोई गोली नहीं चलाई। ओके, तो हैंड ओवर कर दिया, वो चल कर गया है हेलीकॉप्टर में, वो और उसकी पत्नी दोनों। फिर वहां हाउ से इज इट? इवो जिमा में लेकर आए और इवो जिमा से उसको प्लेन से ट्रांसफर किया। अभी वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क की पिक्चर्स आ रही हैं, पर जिस तरीके से अरेस्ट किया है, जो पिक्चर्स आई हैं, वो थोड़ी दिल दहलाने वाली पिक्चर्स हैं आदि भाई। दिस इज टोटल जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले स्टाइल में, कि उन्होंने गए कैप्चर किया, मारा पीटा, उठा के, ये तो बट यही जंगल तो दुनिया, ये तो दुनिया का असूल यही है। दुनिया में ऐसे ही काम होता है। इसमें पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, क्यों हमको यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल कोर्ट, इस पे इतना विश्वास क्यों है? ये हमारा कॉलोनाइजेशन है। यूएन तो कॉलोनियल टाइम की इलीगल प्रॉपर्टीज को लीगलाइज करने के लिए यूएन बनाया गया था। उसका कोई पर्पस नहीं है। उसमें सारे देश बैठते हैं, लेकिन बातचीत या डिसीजंस तो सिर्फ वेस्ट ही लेता है, अमेरिका लेता है या यूके लेता है, बाकी कोई और तो देश नहीं अभी लेता। आपको क्या लगता है, अभी मदुरो के साथ क्या करेंगे ये लोग? नहीं, मदुरो को जेल में डाल देंगे लंबे समय तक, समथिंग बीस लाइक तीस द, साल 40 साल तक डाल देंगे अंदर। जैसे उस उन्होंने उस पनामा के उसके साथ किया था, डिक्टेटर के हाँ, साथ, या पनामा का जो एग्जैक्टली हेड के साथ एग्जैक्टली किया था, उनको 20 साल एग्जैक्टली रखा जेल में। उसको ऐसे ही डाल देंगे जेल में और उसका जीवन बर्बाद। वो ऑलरेडी बूढ़ा है, जेल में शायद मर जाएगा। एंड इसका और जस्टिफिकेशन क्या देंगे? पोजेसिंग अ मशीन गन। possessioning मशीन गन, एक्चुअली possessioning मशीन गन, inciting people against अमेरिका। अरे वो प्रेसिडेंट था, वो तो अपोज करेगा ही, पॉलिटिशियन है वो। उसका कोई क्राइम तो नहीं है, उसका अमेरिका के विरुद्ध तो कोई क्राइम नहीं है, अमेरिकन सॉइल पे तो कोई क्राइम नहीं है। तो अमेरिकन सॉइल पे आप उसको कैसे रख सकते हैं? बट एनीवे कोई बोलेगा नहीं। हम और आप भी इस पे बस एक तो अपनी राय रख देंगे कि एक्चुअली ये तो सही नहीं एक्शंस हैं, लेकिन बट मैं अगर मिलिट्री दृष्टि से देखूं या इसको किसी और दृष्टि से देखूं, इट वाज अ गुड ऑपरेशन बाय द वे। लेकिन यू से सो? क्योंकि वो जो कोऑर्डिनेशन किया 150 प्लेन का, आप सोचिए कि ये इंडियन आर्मी की इंटरनल एक्सरसाइज होगी। ओके, जिस तरह गेम्स खेलते हैं ना, इंडियन एक्सरसाइजेस करते हैं, उस तरह का है ये। सब कुछ प्री प्रोग्राम्ड है, आउटकम प्री प्रोग्राम्ड है, लिटिल बिट ऑफ लाइव फायरिंग हुई है। अपाचे 64, F-35, F-18, F-16, फिर उसके बाद दो दो टाइप के अवैक्स प्लेन, E-3 सेंट्री, सारे सब कुछ एक एयर कोऑर्डिनेशन में उसको प्ले किया गया। प्लस द इंटेलिजेंस तो ऑलरेडी अंदर घुस चुका था अगस्त से, सिंस अगस्त दे हैव बीन प्लानिंग। तो आज का समय उनको मिला, सही मिला, और उन्होंने इसको कैप्चर कर लिया। वेदर वाज गुड, अब और आपको चाइनीज डेलीगेशन को मिला, एंड एज सुन एज द चाइनीज डेलीगेशन मेट देम, एवरीथिंग वाज डन। बूम बूम। तो चाइनीज एक ने भी इसको कोलैबोरेट किया है बाय द वे, मुझे इन्होंने ऐसा लगता मैंने है। कोई बैकडोर डील हुई है यूएस और चाइना के बीच में, जिसमें बलि चढ़ाई गई है वेनेजुएला की? सिर्फ चाइना के लिए तो बहुत बुरी बात होगी। अब तो अभी कल ही उसने सिल्वर पे लगाया था रोक, नहीं, नॉट टू एक्सपोर्ट टू अमेरिका।
आज उस पे तेल के लाले पड़ जाएंगे उसको, क्योंकि वेनेजुएला वाज द मेन एक्सपोर्टर टू देम, वन ऑफ द मेन्स। तो अगर अब अमेरिका से खरीदना पड़ेगा तो डॉलर तो खरीदना पड़ेगा, तो चाइना के लिए तो एक और लेवरेज चला गया और अमेरिका को एक लेवरेज मिल गया। पर अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है। मैं थोड़ा-सा आपका ध्यान भारत की तरफ लाना चाहूँगी। भारत जिन-जिन कंट्रीज़ से ऑयल इम्पोर्ट करता है, एक-एक करके अगर आप देखेंगे तो सबको बंद किया जा रहा है। सो लाइक इट्स लाइक फोर्सिंग भारत टू बाय ऑयल ओनली फ्रॉम यूएस। जी। तो देखिए, भारत की तो पॉलिसी है, जहाँ से उसको दाम अच्छा मिलेगा वो खरीदेगा। और इसलिए तो अब सोर्सेज ही उसके वो इकट्ठे कर देंगे एक साथ, तो भारत को वहीं से खरीदना पड़ेगा जहाँ से अवेलेबल है। देयर इज नथिंग भारत कैन डू राइट नाउ, और स्पेशली ऑन दिस फ्रंट। और भारत को भी अपनी लेवरेजेस देखनी पड़ेंगी, क्योंकि भारत 140 करोड़ लोगों का देश है। हर चीज़ में वो कैपिचुलेट नहीं कर सकता, हर चीज़ में कोऑपरेट नहीं कर सकता। कहीं पे तो फ्रीडम चाहिए उसको, गवर्नमेंट को। और भारत को अपनी खुद की अपोजिशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज नाउ यू सी कि सारे अपोजिशन को लेकर ही फेक केसेस क्रिएट किए जा रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई देश कोई धर्म का पालन करते हैं, इनके लिए झूठ ही सच होता है, बिलीफ पे काम करते हैं। तो भारत की फॉरेन पॉलिसी बदलनी पड़ेगी कि कहीं पे कहीं उसको मिलिट्री को फोरफ्रंट पे रखना ही पड़ेगा हर जगह, क्योंकि मिलिट्री के से अगर जब तक इनसे युद्ध नहीं करेंगे मानने वाले नहीं है। सो यू हैव टू एट वन पॉइंट उस डिसीजन पे आना ही पड़ेगा। भारत बुद्ध का देश नहीं है, भारत रामकृष्ण का देश है। और जो लोग बोलते हैं हमने किसी पे आक्रमण नहीं किया, शायद वो अपना इतिहास खुद ही देख लें। जो देश किसी पे आक्रमण नहीं करता है उस देश का अस्तित्व मिटा दिया जाता है। मैं इसलिए आपका ध्यान ऑयल की तरफ लेकर आना चाह रही थी। हम सबसे ज़्यादा करते थे रशिया से, रशिया में प्रॉब्लम। फिर हम करते थे ईरान से, वहाँ प्रॉब्लम। हम करते थे वेनेज़ुएला से, वहाँ प्रॉब्लम। ऐसा नहीं लग रहा है कि दे आर डेलिबरेटली ट्राइंग टू क्लोज़ आवर चॉइसेस आल्सो, पैरेलली हिटिंग अस आल्सो? जी। ऑब्वियसली वो तो ट्रेंड है ही कि यू हैव टू बाय फ्रॉम आवर सोर्सेस। यही इसीलिए तो डॉलर बचेगा। अगर दुनिया को फोर्स किया जाएगा कि ऑयल तो यहीं पे अवेलेबल है सिर्फ, तभी फोर्स किया जाएगा, तो ऑब्वियसली दैट्स अ वे टू डू इट। लेकिन इस साइकिल से आप बाहर कैसे निकलेंगे, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। Where is Saudi? Because I understand Saudi was also not happy with India on terms of oil. देखिए क्या है कि सऊदी सऊदी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जो भारत को प्लान करना है कि हाउ डू यू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, कि कल को ये सिचुएशन ना आ जाए। तो कहीं ना कहीं भारत को अपना फुट डाउन करना पड़ेगा कि अगर हम साउथ अमेरिका में फ्रीली ऑपरेट नहीं कर सकते तो आप इंडियन ओशन में भी फ्रीली ऑपरेट नहीं कर सकते, ये बोलना पड़ेगा। तब जाके लाइंस ड्रॉ होंगी, तब नेगोशिएशन होगा। सी सबसे बड़ा प्रॉब्लम साउथ अमेरिकन कंट्रीज का ये है कि इनकी सारी जो गवर्नमेंट्स हैं ये बिकी हुई हैं टू द चर्च। अगर सोनिया गांधी अभी तक होती तो राहुल गांधी या सोनिया गांधी बेच चुके होते भारत को। सो और एक और स्ट्रेटेजी से भारत को बचना पड़ेगा कि देखिए 1997 का एक आईटी एक्ट था, जिसके तहत उन्होंने डिसाइड किया था कि भारत सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, प्रोडक्ट डेवलप नहीं करेगा। उसके बाद से भारत का सर्विसेज एक्सपोर्ट शुरू हो गया। तो इस समय भारत को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम सिर्फ सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स वाले कंट्री नहीं बनना चाहते, मैन पावर प्रोवाइड वाली कंट्री नहीं बनना चाहते। वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी इंट्रोड्यूसिंग आवर प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड, वो उस तरफ बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो ये लोग प्रोएक्टिव एक्शंस लेते हैं एंड टैक्टिकल वे में बड़े अच्छे लगते हैं ये एक्शंस, लेकिन ये 8 साल के बाद खत्म हो जाते हैं। तो व्हाट पीरियड यू आर सीइंग राइट नाउ, ये 8 साल तक चलने वाला है वेनेजुएला के साथ, उसके बाद रिवर्स हो जाएगा। सो अगर भारत को 2047 का अगर प्लानिंग करनी है तो आज के समय में मिलिट्री एक्शंस करने पड़ेंगे फार फ्लंग एरियाज में जहाँ पे ज़रूरत है। अब मुझे पता नहीं कौन सा एरिया है और मैं तो राय नहीं देता हूँ किसी को भी, बट कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा भारत को कि उस एरिया में जाके एक्शन करना पड़ेगा, दिखाने के लिए कि भाई हम भी हैं इधर, आप मनमानी नहीं कर सकते, बताना पड़ेगा। या तो भारत बोले यूनाइटेड नेशंस इज यूजलेस, टुडे आई रिजाइन फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस, ओके लेट द यूनाइटेड नेशंस गो टू हेल्प, ऐसा बोल सकते हैं। और
तब जाके बात शुरू होगी। नहीं तो आपको मालूम है अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स ने ऑलरेडी प्लान बना लिया है, 3 पोलर वर्ल्ड, यूएस, रशिया एंड चाइना, उसमें इंडिया का कोई स्थान नहीं है। इंडिया इज इंक्लूडेड एज ए सपोर्टिंग फंक्शन फॉर यूएसए इन द इंडो पैसिफिक। ओके, सो ये ऑलरेडी प्लान बन चुका है, ये डिसीजन ऑलरेडी हो चुका है ट्रंप और पुतिन के बीच की मीटिंग में अलास्का में। सो अगर भारत को अपने पैरों पे या इंडिपेंडेंट पोल बनना पड़ेगा तो भारत हैज टू पुट इट्स फुट डाउन विद द मिलिट्री स्ट्रेंथ, नॉट बाय डिप्लोमेसी। यहाँ पे डिप्लोमेसी से अभी वो डिप्लोमेसी का जमाना चला गया। आपने देखा ही होगा कि एवर सिंस ट्रम्प केम बैक सब मिलिट्री एक्शंस की ही बात हो रही है और कुछ बात नहीं हो रही है, और ये शास्त्रों के संबंध भी जाता है। आप इज़राइल देख लीजिए, आप थाईलैंड, कंबोडिया देख लीजिए, आप वेनेजुएला देख लीजिए, आप ईरान में भी दिस सी नेक्स्ट नंबर ईरान का ही है। बट में सऊदी ने- अरेबिया इज़ आल्सो ट्राइंग टू मसल फ्लेक्स इंडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि जब से हमने उनसे उनका तेल की मार्केट को रिप्लेस करना शुरू किया है, दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद भारत। देखिए सऊदी अरेबिया के टेंशन तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सऊदी अरेबिया इज इनकेपेबल, समझा, इट इज इनकेपेबल। सऊदी अरेबिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये तीनों भी मिल जाए तो दे आर इनकेपेबल कंट्रीज, और सऊदी अरेबिया डिपेंड्स ऑन पाकिस्तानी बुद्धि, सो यू नो हाउ फार दे कैन गो। ओके, अभी इट्स ए बिगर गेम, और अगर आप उसको ठीक से देखें, इतिहास को देखें, प्रॉपर्ली समझें, तो दिस इज द टाइम फॉर इंडिया टू फ्लेक्स मिलिट्री मसल्स इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर समवेयर। तो तब जाके बात होगी, तब जाके पीपल विल टेक सीरियसली। नहीं तो भारत नेगोशिएट करता रहेगा। देखिए क्या होता है, सिर्फ बिजनेस डील से राजनीति नहीं चलती। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इज रन ऑन हार्ड मिलिट्री पावर, देयर इज नो सेकंड ऑल्टरनेटिव। गुप्तचरी, हार्ड मिलिट्री पावर एंड देन डिप्लोमेसी, उसके बाद एक बनती है इकोनॉमी। तो अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ट्रंप ने या अमेरिका ने वो सारे एक्शंस लिए हैं जो उसको लगते हैं ठीक है, और सारे मिलिट्री हैं। वेनेजुएला का मिलिट्री एक्शन, अभी ग्रीनलैंड का शुरू होने वाला है, ग्रीनलैंड का मिलिट्री एक्शन। ओके, वहां पे ऑलरेडी ट्रूप्स डिप्लॉय होने शुरू हो गए यूके में। फिर उसके बाद हु इज गोइंग टू एनेक्स ग्रीनलैंड? यूएस? यूके की तो औकात नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड की बात करें सर। हाँ, अमेरिका इज गोइंग टू एनेक्स। तो उसके बाद मैक्सिको, उसके बाद सो इट्स ऑल अबाउट मिलिट्री प्लानिंग। So तो we हम are लोग heading for a World War III. नहीं नहीं नहीं, आप इतना जल्दी डोंट जंप टू कंक्लूजन्स लाइक दैट। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग लाइक दैट। वर्ल्ड वॉर 3 तो दुनिया में हिम्मत नहीं, क्योंकि उनके पास मैन पावर नहीं है। दे कैन ओनली थ्रेटन, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है उन्हीं को थ्रेटन कर सकते हैं, बाकी को नहीं कर सकते। सो बट इंडिया अगर नेगोशिएटिंग टेबल पे आना है तो इंडिया हैज टू टेक अ स्टैंड। बोलना पड़ेगा कि यूक्रेन में गलत हो रहा है, वी आर जॉइनिंग विद रशिया। मतलब मैं बोल नहीं रहा हूँ कुछ, मैं ऐसा, आई एम जस्ट थ्रोइंग आउट सम वर्ड्स, आई एम नॉट गिविंग एनी आइडियाज टू एनीवन। कहीं ना कहीं ऐसा स्टैंड लेना पड़ेगा। किसी के साथ नहीं है, हम किसी के अंदर भी नहीं है। वी आर टेकिंग एक्शंस फॉर भारतीय इंटरेस्ट, तब जाके वेस्टर्न वर्ल्ड सीरियसली लेगी, नहीं तो नहीं लेगी। आपको उलझा के रखेगी पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ। हम लोग को बस खुश रहेंगे बांग्लादेश ने ये किया। वहां के तो नाम भी मुझे याद नहीं आते हैं, कौन सा रहमान आ गया, कहाँ से आ गया, कब, डिफिकल्ट नेम्स ओवर देयर। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन, ऐसा मुझे लगता है। और वेनेजुएला इज टॉट अस बिग लेसन इन डिप्लोमेसी। इट्स ऑल अबाउट द मिलिट्री, इट्स नॉट अबाउट द सेकेंडरी थिंग। नहीं तो इतनी बड़ी सेना रख के आप करोगे क्या? सही बात कह रहे हैं। तलवार हमेशा खून मांगती है और गन नीड्स बुलेट्स। सर बहुत सारे लोग कंट्रीज के रिएक्शंस आए। मैंने सुना है मोदी जी ने भी 2 बार फोन लगाया ट्रंप को ऑन द मैटर ऑफ वेनेजुएला। कुछ सुनने वाला तो नहीं है किसी की। आपको लगता है ट्रम्प सुनेगा इस बार में किसी की? उसका तो क्लियरली मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है, क्लियरली ही वांट्स द ऑयल बाय हुक और क्रुक। तो उन्होंने जो एक्शन लिया वो अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए किया। अब भारत का इंटरेस्ट क्या है? क्या भारत डिपेंडेंट होना चाहता है अमेरिका के ऊपर, ऑयल के ऊपर, या वर्ल्ड डिपेंडेंट होना चाहता है? तो वर्ल्ड हैज टू टेक एन एक्शन। लेकिन अभी अमेरिका को कोई रोक नहीं सकता, तो इसलिए नोबडी कैन डिसाइड एनीथिंग, नोबडी कैन डू एनीथिंग। तो आप बैठे रहो और देखते रहो क्या करता है अमेरिका। अब ग्रीनलैंड लेगा, फिर उसके बाद वो
they are going to control the Arctic as well as the southern side. और फिर आपको मना करेंगे you cannot go and do business in South America. कल को ये भी हो सकता है कि रॉयल इनफील्ड को बोले, रॉयल इनफील्ड इज द हाईएस्ट सेलिंग बाइक इन साउथ अमेरिका, तो उसको बोले कि यू कैनॉट डू बिजनेस हियर. समझ रहे हैं आप? तो देयर इज नो सॉवरेंटी ऑफ साउथ अमेरिका. जस्ट सोचिए 1/6 लैंड ऑफ द वर्ल्ड इज रिमूव्ड फ्रॉम यू. तो भारत का अगर साउथ अमेरिका से ट्रेड देखेंगे करीब 50 to 80 बिलियन डॉलर से पर साल टोटल साउथ अमेरिका. छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेड तो है ना. तो वेयर डज योर सॉवरेंटी गो? मतलब देयर इज नो सॉवरेन नेशन लेफ्ट नाउ. तो भारत के लिए खुली छूट है इस समय कि पाकिस्तान को कब्जा करे, पूरे लैंड को ले. इस तरह के एक्शन लेने पड़ेंगे और फिर अमेरिका को भी बोलना पड़ेगा भाई अगर हम आपके पिछवाड़े में नहीं आ सकते तो आप भी इधर मत आइए. इस तरह के एक्शंस की बात हो रही है. अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे, लैटिन अमेरिका हैज ऑलवेज बीन या साउथ अमेरिका हैज ऑलवेज बीन अंडर वॉर्स फ्रॉम यूएस. अंडर वॉर्स फ्रॉम यूएस, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम. दे हैव पूरा इतिहास है इनका. देखिए 1883 मोनो डॉक्ट्रिन के बाद जो लॉ है वो अलग है. लॉ है कि यूरोपियन कोलोनियल पावर्स विल नॉट ऑपरेट इन साउथ अमेरिका. मींस वहां पे चर्च का कोई काम नहीं होगा. दैट विल बी अमेरिका विल फाइट द यूरोपियन कंट्रीज. तो मोनरो डॉक्ट्रिन इज द फाइट अगेंस्ट यूरोपियंस, not against colonization by America. So America is supposed to protect South America from Europeans. अभी उल्टा हो गया है. अभी हो गया है अमेरिका इज गोइंग टू लूट साउथ अमेरिकन्स फॉर अमेरिका. तो पुराना जो लॉ इज नॉट वैलिड राइट नाउ. वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ मैप्स फ्लोटिंग अराउंड जहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि इस कंट्री में ये क्या. आई थिंक दे हैव इन्वेडेड साउथ अमेरिकन कंट्रीज एटलीस्ट 30 to 40 टाइम्स इन लास्ट सिंस दे हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2. कभी कहीं कभी कहीं. आपको इट इज इसको आप उनका वीकनेस को स्टडी करिए. वेटिकन जहां भी इन्वॉल्व होगा वहां पे चर्च ऑफ इंग्लैंड आके पिटाई करेगा. तो वो वही कर रहा है. वेटिकन जहां इन्वॉल्व होगा वहां चर्च ऑफ इंग्लैंड आकर पिटाई करेगा. थोड़ा इसको समझाइएगा प्लीज. ये मेरी बुक में है गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड में. जहां भी वेटिकन, सारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज कैथोलिसिज्म वाली है. जहां भी कैथोलिसिज्म होता है वहां पे क्रिश्चियनिज्म आके पिटाई करता है. एंग्लो सेक्शंस ऑलवेज वर्क अगेंस्ट कैथोलिसिज्म, ऑलवेज. हमारे बहुत सारे व्यूअर्स दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं जानते होंगे क्योंकि सबको दोनों एक ही लगते हैं. प्लीज थोड़ा सा. क्रिश्चियनिज्म चर्च ऑफ इंग्लैंड से आता है, कैथोलिसिज्म आता है वेटिकन से. एंड तो दोनों में डिफरेंस, दोनों तो क्रिश्चियनिटी है. ना 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 ना, दोनों एक दूसरे के जान के प्यासे रहते हैं. सो शिया सुन्नी जैसा डिवाइड है. इंटरेस्टिंग. सो कैथोलिसिज्म वाले, वेटिकन वाले जो लोग हैं वो एंजल्स को मानते हैं. वो बदल जाते हैं जहां पे जाते हैं. उनका जीसस का रंग चेंज हो जाता है. अफ्रीका में होता है तो काला जीसस बन जाता है. चाइना में होंगे तो चाइनीज जीसस बन जाता है. तो मिकी इंडिया में माउस के जैसे चलता है. और भारत में भी वो इंडियन बन जाता है जीसस. ठीक है. So this is a church of sorry, this is Vatican. वेटिकनिज्म जो होता है ना, ये होता है कुछ. Catholicism. हाँ, कैथोलिज्म. भारत में केरला कैथोलिज्म वाला है. सोनिया गांधी कैथोलिज्म वाली है. और आपका स्टालिन और वो सब कैथोलिज्म वाले हैं. Now coming to जहाँ भारत के गड़बड़ी मच रही है, केरल, तमिलनाडु और आपका केरल तमिलनाडु जाता है, दोनों ही है. और पंजाब में है चर्च ऑफ इंग्लैंड, पेंटाकोस्टास. मणिपुर में भी पेंटाकोस्टा है. वो इंग्लैंड से चलते हैं, मतलब अमेरिका से उनका पैसा आता है. तो इन दोनों के बीच में लड़ाई चलती रही है. वेटिकन जो कैथोलिज्म वाला वेटिकन वाला है वो कहाँ से आता है पैसा? वो आता है ये लोकल लूट करते हैं. वो लोकल लूट मतलब आपके लोकल लोगों से पैसा लेंगे चर्च मेंबरशिप का, फिर उसको वेटिकन भेज देंगे, फिर वेटिकन उनको सैलरी देगा. ये काम करते हैं. सो एवरीबॉडी हैज टू कंट्रीब्यूट मनी टू देयर. और आपका जो चर्च ऑफ इंग्लैंड वाला है, क्रिश्चियनिज्म, जो क्रिश्चियंस बोलते हैं वो अलग होते हैं. वो एक बाइबल पे काम करते हैं जो चर्च ऑफ इंग्लैंड की होती है.
तो वो इंग्लिश स्पीकिंग होते हैं ज़्यादातर, उनका अलग होता है, ये बाकी लैटिन स्पीकिंग है। तो दोनों में की जब लड़ाई होती है तो चर्च ऑफ इंग्लैंड हमेशा जीतता है, क्योंकि वो मकारी करता है मिलिट्री में हमेशा। आप देखिए उसने बहुत सारे पोस्ट बनाए हुए हैं साउथ अमेरिका में। बेलीज इज ए क्रिश्चियन कंट्री, क्रिश्चियन कंट्री मतलब कैथोलिसिज्म वाली, सॉरी, चर्च ऑफ इंग्लैंड वाली कंट्री है। और बहुत सारे गयाना का, जहाँ जहाँ भी ब्रिटिश रहेंगे वहाँ पे चर्च ऑफ इंग्लैंड रहेगा। और वो हमेशा लड़ते हैं स्पेनियर्ड से, पोर्चुगल से। आप ये मत सोचिए स्पेनियर्ड से लड़ रहे हैं, वो चर्च से लड़ रहे हैं, वेटिकन से लड़ रहे हैं। आई क्योंकि रिमेंबर आपने आपने और मैंने एक वीडियो किया था, बहुत अच्छा वीडियो था, जहाँ पे आपने बताया था हाउ यूएस इज स्टिल अ कॉलोनी ऑफ यूके, चर्च ऑफ इंग्लैंड, यूके, यस, हाँ, चर्च ऑफ इंग्लैंड। ऑल यूएस प्रेसिडेंट्स हाजिरी देते हैं वहां पे जाके। बातचीत मतलब दिखाते मीडिया में कुछ और है, बट चर्च ऑफ इंग्लैंड के बिना तो जीत ही नहीं सकता, यूएस प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकता, कोई बन ही नहीं सकता। अमेरिका में से 2 ही प्रेसिडेंट हुए हैं जो कैथोलिसिज्म वाले थे, एक को गोली मार दी गई और दूसरा पागल था, एक ही टर्म रहा। आपको मालूम है 2 कौन है? तो अब ये चर्च ऑफ इंग्लैंड वर्सेस वाटिकन वाली लड़ाई अब हम वेनेजुएला ले चलते हैं। ये यहाँ तो पे सालों से चल रही है, सालों से चल रही है, यही चल रही है। तो वहाँ तो पे वेटिकन थे, चर्च ऑफ इंग्लैंड अब पहुँच गए हैं। हाँ, वहां पे पहुंच गए, उनका तेल निकाल लेंगे, क्योंकि व्हाट दे डू इज, एंग्लो सैक्सन्स क्या करते हैं, लूट लेते हैं, इकोनॉमिक्स खत्म कर देते हैं। सो दैट्स हाउ दे डिफीट देम। एक का फोकस रहता है कैपिटलिज्म और दूसरे का फोकस रहता है कम्युनिज्म या सोशलिज्म। तो वेटिकन वाले कम्युनिज्म सोशलिज्म के थ्रू लोगों को गरीब रखते हैं, और चर्च ऑफ इंग्लैंड वाले लाके उनका तेल निकाल लेते हैं, पैसा खींच लेते हैं, दे अर्न मनी एंड लीव देम। एंड में क्या रहता है, उनके पास क्यूबा बन जाता है, मैक्सिको बन जाता है। दीज आर रिच लैंड्स बाय द वे, लेकिन वो गरीब रहती हैं सारी कंट्रीज। तो पूरा साउथ अमेरिका गरीब है। तो पूरे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में सिर्फ 2 ही प्रोटेस्टेंट कंट्रीज हैं, प्रोटेस्टेंट या क्रिश्चियन जो भी है, वो है यूएस एंड कनाडा। बाकी सब कैथोलिसिज्म वाली है, सारी गरीब। वाओ, दिस इज इंटरेस्टिंग। ये चीज सुनी नहीं आई थी एम द कभी भी। ओनली ऑथर हु पॉइंटेड आउट, लेकिन अभी बाकी सब वो सब बात करें। ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया, रिमेंबर ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया, यही था ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज कनेक्टेड टू वेटिकन, इज कनेक्शन है सारे इनके। तो जो भी जाता है वहां पे, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, ये सब आइडिया वहीं के, ताकि वो पूरी दुनिया पे एक वन रिलीजन वन गॉड, ये वाला सिस्टम वहीं से आता है। सी, जब ट्रीटी तक ऑफ अब ये डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, लोग समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है। व्हाई मैक्सिको इज पुअर एंड कनाडा नॉट पुअर? मैक्सिको में पॉवर्टी कितनी है मालूम है? 41% है, 41%, 41%, एंड ए रिच कंट्री, वेरी वेरी रिच कंट्री। तो पेपर पे देखेंगे तो पर कैपिटल इनकम आपको दिखाई देगा $8,000 या 12,000, $13,000, लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा है, दैट इज नॉट इवन वर्थ लिविंग वहां पे, दैट इज 41% ऑफ पॉपुलेशन। समझे आप? तो ये चलता रहता है इनका, ये दिस इज व्हाट द एक्चुअल रूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज। लेकिन अब उसको कमफ्लाज किया जाता है, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म, कमफ्लाज किया जाता है उसको। तो इसलिए बिल्कुल दया नहीं है किसी को। तो जानवर के जैसा उठाया इसको, क्योंकि कहते लिखे ना, जानवर के जैसा उठाया उसको, लेकर आए जानवर के जैसा। उसके हाथ में बेड़ियां हैं, पैर में बेड़ियां हैं, एंड दे आर शोइंग व्हाट वी कैन डू इफ यू डोंट लिसन टू अस। ट्रम्प ने तो सीधे सीधे बोल दिया, विल डू व्हाटएवर वी वांट टू डू, नोबडी कैन स्टॉप यूएस। नहीं, वो तो इट्स आवर। करेगा ही। उसका सी सी दैट दैट ब्रैशनेस जो है ना, इस ब्रैशनेस को कोई चैलेंज करने वाला नहीं है इसमें। तो जब तक वो चैलेंज, रशिया भी पूरा डील हो चुकी है उनकी भी, दे आर नॉट गोइंग टू चैलेंज आल्सो। तो कोई चैलेंज करने वाला नहीं है इसमें। सो दे विल कंटिन्यू व्हाट दे आर डूइंग। बट एक, अगर आप मिलिट्री ऑपरेशन के रूप में देखें, देखिए भारत ने न्यूक्लियर आर्म नेबर को विद वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंसेस डिफीट किया, विद सेम वेपन्स, सिमिलर वेपन्स है।
Pakistan has all the weapons which America is using. So that shows कि भारतीय military is more capable than most of the other militaries. कोई बट वेनेजुएला का तो कोई डिफेंस ही नहीं है अमेरिका के सामने, कोई है ही नहीं, कुछ नहीं So है. इट्स what? लाइक ए इन्वेडिंग भूटान, मतलब इंडिया इन्वेडिंग भूटान, ऐसा हो जाएगा एग्जाम्पल के मैं लिए. मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाह रही थी। आपने बताया कि रशिया के साथ डील हो गई है। दे आर प्लानिंग टू मूव टुवर्ड्स आर्कटिक, मतलब आज से 3-4 साल, 5 साल में वी विल सी दिस हैपनिंग। व्हाट काइंड ऑफ अ डील? क्योंकि आर्कटिक में तो रशिया लेज़ इट्स एंटायर क्लेम, तो फिर क्या डील कि मतलब विल बी अ 3 पावर सुपर पावर कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, द रेस्ट विल बी ऑल स्मॉल स्मॉल पुअर कंट्रीज़। ये डील तो डज़न्ट साउंड वेरी गुड फॉर रशिया। जी। नहीं, देखिए आर्कटिक इज शेयर्ड ना, इज शेयर्ड विद द नॉर्थ यूरोपियन, शेयर्ड विद कनाडा. तो वहां पे अमेरिका का आउटपोस्ट नहीं था. अमेरिका ऑलरेडी हैज ए बेस इन ग्रीनलैंड बाय द वे, लेकिन उसका उतना ज्यादा प्रेजेंस नहीं था. तो जब वो प्रेजेंस बनाएगा दैट विल बी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इवन फ्रांस एंड यूके गोइंग रोग आल्सो. तो इसलिए आर्कटिक में प्रेजेंस अमेरिका को चाहिए. सी अमेरिका, रशिया के 19 न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स काम करते हैं आर्कटिक में टू मेंटेन द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन. अभी उसको चैलेंज किया जा रहा है. बिहाइंड द सीन्स जो डील हो रहा है वो यूक्रेन में भी सक्सीड होने नहीं देंगे, वेनेजुएला का भी ऑयल लेंगे. सो व्हाट विल हैपन इज कि जैसे रशिया का ऑयल रेवेन्यू गायब होता है, द होल रशिया विल डिसअपियर. रशिया के सारे जो ईस्टर्न पार्ट्स को चाइना को बोलेंगे टेक ओवर करने के लिए, एंड ऑल दोस थिंग्स विल बी देयर. तो जो गेम खेला जा रहा है वो ये खेला जा रहा है कि टू प्रोटेक्ट द अमेरिकन इकोनॉमी एट ऑल कॉस्ट्स, ये गेम है. उसके लिए ये सब एक्शंस हो रहे हैं मिलिट्री के. व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ दीज़? चाइना ने तो खुद ही लेट आउट किया है कल तो। इवन आई वाज़ शॉक्ड व्हेन आई सॉ कि ये 2 घंटे पहले बंदा मिल के निकला और बाद में उन्होंने कैप्चर। रशिया, नॉर्थ कोरिया, काफ़ी सारी कंट्रीज़ इस पे रिएक्ट कर रही हैं। सबके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वही पेपर स्टेटमेंट्स। देखिए कोई कुछ कर नहीं सकता, बाकी सारे देश जो है ना डरते हैं अमेरिका से. एंड दैट इज़ व्हेयर इंडिया इज़ अ प्रॉब्लम। इंडिया के भी तो सारे ऑफिसर्स के बच्चे पढ़ते हैं ना अमेरिका में, एमपी के, एमएलए के, सबके बच्चों को इजी एक्सेस कैसे मिलता है? Ordinary people don't get a visa, but these officials get the visa immediately for their children. क्योंकि अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट चेक कर लेता है, अरे अच्छा इसके बच्चा है, ये तो कभी फ्यूचर में काम आएगा. सी ऐसा करते हैं वो. तो इंडियन फैसिनेशन विद अमेरिकन एजुकेशन, अमेरिकन करियर, तो अमेरिका डजंट ट्रीट इंडिया एज ए थ्रेट एट ऑल. इसलिए बात भी नहीं करते इंडिया की. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर देम. वो उनको लगता है, आपको लगता है कि ट्रेड डील हमने डेयरी पे नहीं किया तो कोई किसी और तरीके से लेके आ जाएंगे. हाँ, तो वो उन्होंने फर्टिलाइज़र्स को कंट्रोल करने की तैयारी शुरू की है ना, भारत के। जहाँ-जहाँ से हम फर्टिलाइज़र सोर्स करते हैं, उन सारी कंट्रीज़ में कुछ ना कुछ इश्यूज़ करवा रहे हैं वो लोग फर्टिलाइज़र्स को लेके, जिस पे मैं सेपरेट शो करूँगी। तो मेरा क्वेश्चन यही है गायत्री जी, कब तक रिएक्ट करोगे, कब तक प्रोएक्टिव नहीं करोगे? क्वेश्चन मेरा वही है. When will the world answer the bully nature of Trump? कोई दुनिया में उन्होंने आंसर करने वाला नहीं है, ये बेकार का क्वेश्चन है. नोबडी इज गोइंग टू डू दैट. सो वी आर नोबडी गोइंग विल टू डू दैट. सो डू यू थिंक कि आने तो वाले व्हाई समय व्हाई आप सोचिए कितना अजीब सा लगता है ना. 140 करोड़ का देश, लोगों का देश, 14 करोड़ के देश वालों से एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप बलिदान दो मेरे लिए. आप सोच के देखिए ना क्या बात पूछ रही जा रही है. जब लोग भारत से एक्सपेक्ट करते हैं वो लीडरशिप की, भारत एक्सपेक्ट कर रहा है बाकी लोग लेंगे. तो तो कोई पूछने वाला नहीं है अमेरिका को. आई कमेंड अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट फॉर क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ थिंग. कमेंड उनको तारीफ के पात्र है भाई, कि पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा दी है और दुनिया में कोई इनको क्वेश्चन करने वाला भी नहीं है डर के मारे. तो लोग गॉसिप कर सकते हैं, लोग आपस में क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लोग गंदे आर्टिकल्स लिख सकते हैं, वर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस अमेरिकन प्लेटफॉर्म पे आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं. ठीक है, उसके अलावा कौन क्या कर सकता है? एंड दैट टू यू आर यूजिंग एन अमेरिकन प्लेटफॉर्म टू क्रिटिसाइज अमेरिका.
तो ये तो अमेरिका की बड़ी दिलगरी हो गई कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे क्रिटिसाइज कर रहे हो मुझे। तो इतना अगर लोगों में दम होता या अदर देन चाइना एंड रशिया तो नहीं यूज करते अमेरिकन प्लेटफॉर्म। आप अमेरिकन प्लेटफॉर्म पे आके अमेरिका के विरुद्ध वीडियोस बना के और मैं तो बोल सकता हूं क्योंकि मुझे तो हक है इधर क्रिटिसाइज करने का, है ना? लेकिन आप सोच के देखिए कितना इलॉजिकल लगता है ना? तो लोग भारत से अपेक्षा करते हैं कि भारत एक स्टैंड लेगा धर्म के लिए और निर्भय होकर लेगा, उसके लिए अगर युद्ध तक जाना पड़े लेगा। तो वो एक्सपेक्टेशन भारत से रहती है। सो ग्लोबल जी डोंट गो बाय जो गले लगाते हैं मीटिंग्स में कॉन्फ्रेंसेस में, डोंट गो बाय दैट इज उसको शिष्टाचार बोलते हैं, गुड बिहेवियर कहीं मिले तो। लेकिन अगर आपको कुछ चेंज लाना है, धार्मिक चेंज लाना है दुनिया में, तो वहां पे आपको स्टैंड लेनी पड़ती है। मतलब मैं किसी को राय नहीं दे रहा हूं, मैं प्लीज डोंट गेट आपका ऑडियंस डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं किसी को राय नहीं दे रहा हूं, जस्ट एज एन ऑथर मैं बोल रहा हूं कि जो भी मैंने देखा है रामायण महाभारत में, जहां भी मैंने देखा है, people have taken strong military positions everywhere. Strong. चंद्रगुप्त मौर्य ने ली, महाराज चोल ने ली, शिवाजी महाराज ने ली, इंटरनेशनल पोजीशंस ली है स्ट्रॉन्ग सबने, मार्तंड वर्मा ने ली। तो उस तरह का लीडरशिप चाहिए जो मिलिट्री को आगे रख के स्ट्रेटेजी करे, तब भारत विल बिकम द फोर्थ पोल। देखिए चाइना का आपको हिस्ट्री चाइना का हिस्ट्री बताता हूं। चाइना किसी के साथ आज तक खड़ा नहीं हुआ, इतना डरपोक कंट्री है। वेनेजुएला में गया, मीटिंग करी, कोऑर्डिनेट्स का कंफर्मेशन किया, निकल आया और ठुक गए वहां पे। ईरान पिटाई होगी, म्यांमार पिटाई हो गई, पाकिस्तान पिटाई हो गई, बांग्लादेश पिटाई होगी, कहीं कोई बोला ही नहीं। तो nobody will trust China. That is what I said. Nobody will. They are working as a part of US only. ये सारी जगह तो यही दिख रहा है। वो तो मैं कितने महीनों से सालों से बोल रहा हूँ आपके शो पे कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज देयर प्रोजेक्ट। अब इसको आप छोड़ दीजिए, आई एम जस्ट लेट्स नॉट टॉक अबाउट द यूएसए। चाइना ने म्यांमार, फिलीपींस के साथ उसने पंगा लिया। अब देखिए भारत की दोस्ती थी शेख हसीना के साथ, शेख हसीना इज इन इंडिया सेफ। भारत ने दोस्ती करी फिलीपींस के साथ, सेफ। तो भारत का तो रिकॉर्ड अच्छा रिकॉर्ड है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। लेकिन अगर कोई भारत में एक्सपेक्ट करता है कि गलत हुआ तो वो राइट नहीं है, क्योंकि अमेरिका को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि आज का जो उनका मूड है थोड़ा अलग है। लेकिन अमेरिका कभी न्यूक्लियर आर्म कंट्री को अटैक भी नहीं कर सकता। और बाय द वे पाकिस्तान को अटैक करेगा क्योंकि आलू बम है नहीं। ओके, तो जिसको आलू बम का सीक्रेट बताना हो तो बता दिया मैंने जी। थैंक यू सो मच। वैसे कल एक न्यूज और भी आई थी कि पाकिस्तान के पास 330 मतलब वेनेजुला से भी ज्यादा तेल है कल। पाकिस्तान सरसों का तेल होगा, सरसों का तेल होगा। कल यही आ रहा था, सारे सोशल मीडिया मीम्स चल रहे थे कि भाई जितने घर में तेल है, नारियल तेल, सरसों तेल, रिफाइंड ऑयल सब छुपा के रख लो, पता नहीं है यूएस कब अटैक कर देगा तेल निकालने के लिए। तो पाकिस्तान में सरसों का तेल होगा, सरसों का तेल हो सकता है, कोई और पता नहीं कौन सा तेल होगा। थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मेरी मदद करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आदि भाई का चैनल है सत्तोलॉजी, बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शंस, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज, बहुत इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल डेटा के साथ। ये जियोपॉलिटिक्स मतलब ही डजंट लाइक मी यूजिंग द वर्ड जियोपॉलिटिक्स, ही एनालाइजेस दोस पॉइंट्स। थैंक यू सो मच। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, थैंक यू।